हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आज़ाद स्टडी आवर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। चलिए, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपने टॉपिक पे चलें। आज हम सीबीएसई इंग्लिश मीडियम बोर्ड के क्लास 10 का जो टॉपिक हम लोग चल रहे थे, लाइफ प्रोसेस, उसका ये तीसरा वीडियो है और जिसमें हम लोगों ने न्यूट्रिशन के बारे में जाना था और स्पेशली ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में। आज हम लोग हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे। और जो लोग पहले का वीडियो नहीं देख पाए हैं किसी कारणवश, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ है, उससे जाकर के आप पहले का वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखें कि हमने अभी तक क्या क्या देख लिया, उसका थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। पिछले वीडियो में ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हमने न्यूट्रिशन को देखा था कि न्यूट्रिशन क्या होता है। तो उस न्यूट्रिशन में हमने ये स्टेप्स के बारे में आपको बताया था कि, और चूँकि क्या है कि आपको 10 क्लास में प्लांट न्यूट्रिशन पढ़ना है, फिर अमीबा में न्यूट्रिशन, और थर्ड वन इज ह्यूमन बीइंग। 3 न्यूट्रिशन आपको पढ़नी है। तो प्लांट्स में हमने देखा था कि वो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कर रहा है, जिसमें अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के द्वारा बना रहा था। आज हम लोग हेटरोट्रोपिक देखेंगे। तो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में आपको ये स्टेप्स ध्यान में रखना होगा कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो जैसे है इंजेशन, मतलब कि इंजेशन कहने का तात्पर्य है कि भोजन को इनटेक कर रहा है, यानी इनगल्फिंग ऑफ द फूड मटेरियल। नेक्स्ट वन इज डाइजेशन, यानी उसको आप क्या कर रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं। डाइजेशन क्या है आपको बताया गया था, और नहीं तो मैं बता दूं बस। क्या है कि डाइजेशन जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ने की घटना जो होती है उसी को कहते हैं डाइजेशन। जैसे हम लोग खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट में बेसिकली जो है स्टार्च के फॉर्म में रहता है। इस स्टार्च को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं सिंपल ग्लूकोज में या सिंपल शुगर में, जिसको कह सकते हैं सिंपल शुगर। तो एक कन्वर्सन हुआ ना, स्ट्रक्चर भी समझ लीजिए। मान लीजिए जैसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग काट लिए, तो दैट इज डाइजेशन। क्लियर? यानी जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल्स का, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन्स हो, फैट्स हो, उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना ही होता है हमारा डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन, जो डाइजेस्टेड मटेरियल है उसको ऑब्जर्व कर लेना बॉडी के अंदर। और ह्यूमन में है कि हम लोग क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल में जो फीली होता है स्ट्रक्चर, आपने पिछले वीडियो में देखा था। ऐसे फिर आगे हम जब डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन का देखेंगे उसमें भी एक बार बता दिया जाएगा पुनः। उसके बाद एसिमिलेशन है। एसिमिलेशन मतलब जस्ट अपोजिट टू डाइजेशन, यानी जो भोजन हमने खाया, इनगल्फ किया, डाइजेस्ट हुआ। डाइजेशन के बाद ऑब्जर्व होता है, तो ऑब्जर्व के बाद बॉडी में स्टोरिंग होता है डिफरेंट पार्ट्स में। तो जो ऑब्जर्वेशन के बाद जो स्टोरेज है वही है आपका एसिमिलेशन। और ये स्टोरेज कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है अपोजिट टू डाइजेशन। और उसके बाद लास्ट वन है ईजेशन, मतलब एक्सपेल आउट करना। जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उससे जो हम बाहर निकाल देते हैं उसी को कहते हैं ईजेशन। तो ये स्टेप्स जो बताया था पिछले बार में, उसको मैंने लिख दिया कि इसको बार बार हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में हमने जान चुका है क्या भाई, कि जो ऑर्गेनिज्म है दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर करते हैं, फीड्स अपॉन अदर। और बेसिकली जो ये हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन है, इसको 3 पार्ट्स में हमने यहाँ देखा है, सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। सेप्रोफाइटिक जो है वैसे न्यूट्रिशन है जिसमें डेड एंड डिकेइंग मैटर
का इस्तेमाल होता है फूड मटेरियल के रूप में, जिसमें डेड एंड डिकेइंग मतलब जो सड़ गल पदार्थ रहे होते हैं ना, उससे जो भोजन प्राप्त करते हैं उसी को सेप्रोफाइटिक्स न्यूट्रिशन। और उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहे थे पिछले बार, याद है? सेप्रोफाइट। दूसरा जो है पैरासिटिक, इसमें फीचर याद रखना है, अभी टू द पॉइंट लिखें, चूँकि बार बताया हुआ है तो एक ही चीज़ बता करके आपको क्या समय ज़्यादा नहीं लो, उसका विशेष जानना है तो पिछला वीडियो देख जरूर लीजिएगा। तो न्यूट्रिशन में तो पैरासिटिक क्या करता है, ऑब्टेन फूड एंड एल्सो हार्म देम, उससे फूड तो लेता है और उसको हार्म करता है, मतलब उसको हानि क्षति पहुंचाता है। जैसे बहुत सिंपल से एग्जांपल मच्छर का ले लीजिए, जो फीमेल्स होती हैं खास करके मच्छरों में, मेल आपका शक नहीं करता है ब्लड, ऐसे भी नेचर है। तो हम क्या थे कि हाँ मच्छर जो है हमसे ब्लड लेता है ना, तो उसके बदले में हमको में भी आपको मलेरिया कॉज करवा सकता है। आप क्लियर? तो हमसे फीड भी कर रहा है, हमको इन्फेक्शन भी दे रहा है। तो ऐसा यदि कोई न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो है पैरासाइट जो होता है, परजीवी जो होता है, उससे भोजन तो प्राप्त करें ही करा, उसको हार्मफुल भी करें के लिए, तो ये था आपका पैरासिटिक। होलोजिक मतलब होता है कि जो फूड हम लोग यूज कर रहे हैं वो सॉलिड या लिक्विड के फॉर्म में डायरेक्ट इनगल्फ कर जा रहे हैं, उसे हम कहते हैं माउथ पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, वो है आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब जैसा कि मैं आपको बताया कि आपको इस चैप्टर में ऑटोट्रोपिस में प्लांट्स के बारे में, दूसरा अमीबा में न्यूट्रिशन और तीसरा ह्यूमन में देखेंगे। तो इस वीडियो में अभी पहले हम लोग अमीबा में देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एनिमल में देखेंगे। देखिए कहता है, देखिए क्या है कि जब क्वेश्चंस आपका एग्जामिनेशन में आएगा कि न्यूट्रिशन का इन अमीबा, तो फिगर तो बना है ना ही बनाना है, आपको एक्सप्लेनेशन भी ज़रूर कीजिए ताकि एग्जामिनर जो है नंबर आपको देने में कोई कोताही नहीं करे। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा कि न्यूट्रिशन को लिखते समय आप ज़रूर से ज़रूर फिगर के साथ साथ उसका लिटरेचर भी ज़रूर लिखिए। तो चलिए देखते हैं, बहुत आसान सा फिगर है। क्या कहता है कि अमीबा इज एन यूनिसेलुलर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय जीव है, जलीय जीव है, और इसके न्यूट्रिशन के लिए, लोकोमोशन के लिए कोई अलग से विशेष स्पेशलाइज स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि यूनिसेलुलर एक सेल का ही बना हुआ है। तो कोई भी स्ट्रक्चर बनता है ग्रुप ऑफ सेल्स से, टिश्यू से ना, तो एक ही सेल में इसका है काम। तो वो किसके थ्रू करता है जो भी काम हो, तो दे लोकोमोट एंड इनगल्फ फूड थ्रू स्यूडोपोडिया, ये नाम याद रखिएगा। स्यूडो मतलब फाल्स, पोडियम मतलब फिट, जिसका झूठा पैर है। देखिए ये पिक्चर आपका अमीबा है, ये अमीबा का पिक्चर है जिसमें ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ना फिंगर लाइक, टू दैट इज कॉल्ड स्यूडोपोडिया। ये इसका क्या न्यूक्लियस है। अब चूंकि एक्वेटिक है तो प्लांट में फ्लोट कर रहा है, सॉरी वाटर में फ्लोट कर रहा है, तो ये आपका फूड मटेरियल आपको दर्शाया हुआ है। ये क्या करता है कि स्यूडोपोडिया की मदद से तैरते हुए जाता है फूड के पास, और चारों ओर से उसको क्या कर रहा है, घेर रहा है। इस तरह से वो इनगल्फ कर ले रहा है, लास्टली अपने अंदर ये ले लेता है। क्वेश्चन, जब ये अपने अंदर रखे रहता है, ध्यान देंगे, जब ये अमीबा को या कोई भी फूड को अपने अंदर ले लेता है तो इसका नाम यहाँ पे हो जाता है फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल उसका हो गया। यदि वाटर है तो वाटर वैक्यूल कहेंगे। तो जब इनगल्फ करने के बाद क्या करता है, अपना डाइजेशन का काम शुरू कर देता है, डाइजेशन एंड एसिमिलेशन। उसके बाद जब अनडाइजेस्टेड मटेरियल बच जाता है तो अगेन उसको क्या करता है, इजेस्ट आउट कर देता है, बाहर कर देता है। तो ये कम से कम 5 फिगर जरूर बनाइएगा, क्वेश्चन आएगा न्यूट्रिशन इन अमीबा से, तो 5 क्वेश्चन जरूर बनाएंगे, सॉरी 5 फिगर जरूर बनाएंगे
विथ हमारा एक्सप्लेनेशन। हाँ, तो अगला है कि वो एक्सप्लेनेशन भी देख लिया जाए कि अमीबा इज एन यूनिसेलुलर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म दे लोकोमोट एंड इंगल्फ फूड थ्रू सीडोपोडिया। न्यूट्रिशन अमीबा इज होलोजोइक। व्हाट इज होलोजोइक आपने पहले बता दिया आपको। इजेस्टेड अगेन थ्रू सीडोपोडिया। हाँ बिल्कुल, डाइजेस्ट और इंजेस्ट जो करता है, यानी इंजेक्शन करने के बाद आपने स्टेप्स देखा है ना, इस स्टेप्स में भी नाम है आपका। पहला स्टेप यहाँ पे है इंजेक्शन, यानी क्या किया, इनगल्फ किया। उसके बाद क्या है, डाइजेशन अब्जॉर्प्शन। तो डाइजेशन भी होगा। अब क्या है कि ये तो यूनिसेलुलर है, तो जब डाइजेस्ट किया तो ऑटोमेटिक उसके बॉडी में ही चला आया। तो अब्जॉर्प्शन साथ साथ और एसिमिलेशन भी समझिए साथ साथ अपना यहाँ घटना घट रही है। क्लियर। और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है अगेन सीडोपोडिया के सहारा ये इजेस्ट आउट कर देता है। बहुत आसान है न्यूट्रिशन इन अमीबा को बनाना, लिखना कुछ एग्जामिनेशन में है। ध्यान रखेंगे 5 फिगर बना देना है। फिर से ध्यान कर लें, एक अमीबा का जनरल फिगर बना दें। कभी कभी बच्चे कहते हैं स्ट्रक्चर, अमीबा का कोई स्ट्रक्चर इरेगुलर शेप होता है। जो भी आप घुमा दीजिएगा ना, आप जो भी बना देना फिगर, ये जो है आपका अमीबा बन गया। और ऐसा कोई उसका इरेगुलर शेप है, इसलिए फिगर के लिए ज़्यादा तनाव होना करना लेना नहीं है। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, 5 फिगर बना जरूर देंगे, इसमें स्टेप्स को लिख भी देंगे। हाँ, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये न्यूक्लियस है। आप ये सब क्या है कि डिजाइनिंग थोड़ा कर देना चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो है अमीबा है, ये क्या है, इसका न्यूक्लियस है। तो ये रहा आपका न्यूट्रिशन इन अमीबा। क्लियर। तो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, क्योंकि फिर हम लोग चलेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। चलिए अब इसको मिटाते हैं। चलिए तो अब हम लोग देखें न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। अभी आपने देखा अमीबा में न्यूट्रिशन। अब हम लोग देखते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। ह्यूमन आर द होलोजोइक एनिमल ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। प्लांट्स सोर्स से भी प्राप्त करते हैं और एनिमल सोर्स से भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, ओमनीवोरस, सर्वाहारी। दे हैव ऑर्गन सिस्टम। देखिए यहाँ पे ध्यान रख दीजिए, उसमें केवल सेल था, कोई स्ट्रक्चर था ही नहीं, लेकिन हम लोगों में क्या ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो गया। मतलब कि सिस्टम मतलब ग्रुप ऑफ ग्रुप्स, तो ऑर्गन्स का ग्रुप इन्वॉल्व हो जाता है। सो इन न्यूट्रिशन ग्रुप ऑफ ऑर्गन इन्वॉल्व इन डाइजेशन कॉल्ड एज डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम भाई क्या है, तो इसके बारे में क्या, सिस्टम जैसे ही वर्ड आए समझ लेना ग्रुप लगेगा। और उसके पहले जो भी वर्ड है, जो भी मतलब कि डाइजेशन हो, रिस्पिरेटरी हो, संबंधित ऑर्गन की जो कलेक्शंस होंगी वो पार्टिकुलर सिस्टम होगा। तो यहाँ चूँकि डाइजेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम। उसी प्रकार यदि रिस्पिरेशन में करेंगे तो रिस्पिरेटरी सिस्टम। सो दैट, तो कहने का मतलब क्या है कि हम लोगों में जो ह्यूमंस में ऑर्गन सिस्टम डेवलप्ड है, इसलिए डाइजेशन में भाग लेने वाले जितने भी ऑर्गन इन्वॉल्व हैं उसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से जानते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूडेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्टार्टेड फ्रॉम माउथ, जिसको बकल कैविटी कहते हैं, एंड इट्स एंड्स अप टू एनस, जो एनस पे जाकर के समाप्त कर जाता है, कॉल्ड एज एलिमेंट्री कैनाल। इसको एल भी लिखे रहता है बुक्स में शॉर्ट में। यानी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब की तरह, जो माउथ से शुरू होता है और एनस तक जाकर के एंड कर जाता है। एलॉन्ग विद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, यहाँ पे एक वर्ड आया डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। तो ग्लैंड्स क्या है, तो सिक्रेटरी नेचर होते हैं, मतलब वो सिक्रेट करते हैं, स्राव करते हैं किस चीज़ का, तो डाइजेस्टिव
इंजाइम्स का फॉर डाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो ये न्यूट्रिएंट्स को डाइजेशन करने के लिए, इसलिए इसको एसेसरी ग्लैंड्स या हेल्पिंग ग्लैंड्स भी कहते हैं डाइजेशन में। अब यहाँ देखिए अलिमेंट्री कैनाल का एक फ्लो चार्ट देख लीजिए। माउथ से स्टार्ट हुआ, इसमें हम लोग भोजन चबाते हैं, चिविंग, क्रशिंग चिविंग, और उसमें हम सलेवा लार मिलता है, मिक्सअप वगैरह होता है, आगे देखते हैं, पहले हम इसको देख लें। तो माउथ के थ्रू जब कटिंग, क्रशिंग, चिविंग के बाद स्वेले होता है, निगलते हैं, तो आइसोफेगस में जाता है। आइसोफेगस से होते हुए स्टोमक, जहाँ पर कुछ देर के लिए क्या होता है, वहाँ स्टोरेज होता है कुछ देर के लिए फूड मटेरियल को। स्टोमक के बाद आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। हालांकि स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले एक और स्ट्रक्चर है जो कि उसका ही पार्ट है, आप कह सकते हो डिओडेनम। डिओडेनम स्ट्रक्चर में समझेंगे। डिओडेनम से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम, जहाँ परमानेंट टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स यानी जिसको स्टूल्स कहते हैं। उसके बाद वो एक्सपेल आउट हो जाता है एनस के थ्रू। ये आपका जनरल फिजियोलॉजी हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब अगला स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि ये जो अलिमेंट्री कैनाल है और डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो किस प्रकार के कैसे रिएक्ट करते हैं। तो चलिए जरा इसको इरेज कर लिया जाए। आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। सो अब हम लोग इसका डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देखेंगे। चलिए देखिए, आपने देखा था कि माउथ से स्टार्ट हुआ, तो माउथ का हम रफ स्केच ले लेते हैं। ये आपका माउथ का पोर्शन हो गया। चलिए रफ डायग्राम बना ही देते हैं नॉस्ट्रिल वगैरह सबका। जो पैसेज है, ये पैसेज आकर के कॉमन हो जाता है, फिर यहाँ पे इसके पीछे चला जाता है, ठीक है। तो ये आपका तो परमानेंट क्या हो, पहला जो स्ट्रक्चर आ रहा है ये आपका है माउथ। एकदम बिल्कुल आसानी से समझ लीजिए, जिसको हमने बकल कैविटी कहा था। ये आपका फूड पाइप है। जिसको हम लोग ओइसोफेगस, देखिए ऊपर का फिगर कट तो नहीं न रहा है, चलिए हल्का कट रहा तो ऊपर हल्का कर लेते हैं। चलिए ये आपका फूड पाइप है, इसको ओइसोफेगस कहते हैं। इसी के यहाँ पे ट्रैकिया भी होता है जो विंड पाइप है। तो हम चूँकि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या इस्तेमाल यूज कर प्रयोग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, इसलिए हम उसको मार्क्स कर देते हैं हमारे ओइसोफेगस है। यहाँ पे टेम्पोररी स्टोरेज होता है, ध्यान रखिए। जहाँ पे टेम्पोररी स्टोरेज हो रहा है ये आपका है स्टोमैक। तो माउथ के बाद बकल कैविटी, बगल कैविटी के बाद स्टोमैक। ये जो स्ट्रक्चर आपको मैंने बोला था कि डिओडेनम यहाँ जो यू शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है, यही आपका है डिओडेनम। डिओडेनम। यहाँ से अब आपका स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होगा। तो इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन को हम घुमा लेंगे, क्योंकि स्मॉल इसलिए कहा जाता है कि इसका जो नली है वो पतली होती है।
नली पतली होने के कारण इसकी हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। तो इस तरह से 2-3 घेरा मार लीजिए, स्ट्रक्चर भी बनाना जब सीख लीजिएगा एकदम आसानी से। ठीक है, एक और मार लेते हैं राउंडिंग, और ये लास्ट हमारा है फोल्ड है। और यहाँ से जा कर करके एक स्ट्रक्चर और बनाता है इस तरह लंबा। उसके बाद इसकी ल्यूमेन जो है चौड़ी हो जाती है, मतलब कि इसकी जो आंत हमारा जो है चौड़ी मोटी हो जाती है। इस ऊपर का पोर्शन है इसलिए नहीं दिखेगा, तो इधर हम सीधे खींच लेते हैं। थोड़ा सा ये पोर्शन दर्शा दे रहे हैं कि भाई हमारा पीछे से आ गया इसका। और ये स्ट्रक्चर जो है एक तरह से ये है आपका थोड़ा लंबा होता है, इसे लंबा इसको खींच देते हैं। आज हम लोग स्ट्रक्चर ही तक रहेंगे, इसके आगे हम यहाँ पे लीवर का स्टोमक के जस्ट अपोजिट में लीवर का स्ट्रक्चर बना लेंगे। और लीवर का जो आउटपुट हो इसी डिओडेनम में एंट्री मारता है, इसलिए यहाँ से इस तरह कनेक्टिंग बना लेंगे। ये हो गया आपका लीवर। एक स्ट्रक्चर और है जो मैं रेड से बना दूँ, जस्ट लीवर के नीचे रहता है, इस तरह स्ट्रक्चर है। और इसका भी जो आउटपुट होता है ना, ये भी आपका डिओडेनम में जाकर के खुलता है। क्लियर? तो ये आपका क्या हो गया, लीवर। देखिए ये आपका लीवर। ये जो स्ट्रक्चर है रेड कलर से शो किए हैं वो पैनक्रियाज है। आपको बताया गया था ये पतला जो ल्यूमेन है, पतला वाला, इसको क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो मोटा वाला है जिसका ल्यूमेन, उसको लार्ज इंटेस्टाइन। देख ले वीडियो क्लियर आ रहा है ना, फिगर पूरा। चलिए पूरा फिगर ये आप देख रहे हैं जो यहाँ पे टेम्पोररी स्टोरेज होता है, इसको कहते हैं रेक्टम। आज ये ओपनिंग जो है नीचे की ओर, वो थोड़ा और करके ऐसे लंबा कर, ये जो ओपनिंग देख रहे हैं ये है आपका एनस, जहाँ से अनडाइजेस्टेड मटेरियल आपका एक्सपेल आउट हो जाता है। एक और हम स्ट्रक्चर यहाँ देखेंगे जो माउथ में होता है, कहाँ गया, टीथ वगैरह, थोड़ा टीथ का स्ट्रक्चर बना देते हैं भाई, क्योंकि जब माउथे बना ही रहे हैं तो बढ़िया से थोड़ा बना दें क्या। चलिए अब इसमें क्या होता है, सिलेवरी ग्लैंड्स होते हैं। ये सिलेवरी ग्लैंड जो हैं ये भी अपना ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के थ्रू सेलिवा सेक्रेट करता है। तो ये जो फिगर बना आपका सिलेवरी ग्लैंड का, तो एक ग्लैंड यहाँ, अब एक ग्लैंड जो होता है वो स्टोमक के वाल में, ये जो स्टोमक है ना, इसमें भी ग्लैंड्स होते हैं।
इसको गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और इसी लीवर के अंदर जो आप स्टोरेज हाउस देख रहे हो ना, ये इसी को कहते हैं गॉल ब्लैडर। जीबी, किसी किसी का इसी गॉल ब्लैडर में पथरी हो जाता है तो उसको निकालना पड़ता है। क्लियर? हाँ, एक स्ट्रक्चर जहाँ पे ध्यान दीजिए कि जंक्शन ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, इसे कहते हैं अपेंडिक्स। जिसका आप अपेनोडिक्टोमी करते हैं, किसी किसी में वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे इसका फिजियोलॉजी आप समझ लीजिए। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। ओवरऑल फिगर आपका क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। आपने देखा था क्या कि माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे जाकर के आपका इंड कर रहा है। तो एक बार ध्यान से समझ लीजिए कैसे भोजन का मूवमेंट होता है। ये हमारा बकल कैविटी है। तो जो भी फूड आइटम हम इसमें लेकर के क्या कर दो, उसका मास्टिगेशन करते हैं या चीविंग कहें, क्रशिंग कहें। तो इसी क्रशिंग चीविंग के दौरान सलेवरी ग्लैंड से सलीवा का सिक्रेशन होता है, लार्ज इसको कहते हैं। ये लार्ज भोजन पदार्थ के साथ क्या होता है, मिल जाता है और वो मुलायम बनता है ताकि उसको आसानी से पास आउट आगे की ओर हो सके। एक बात याद रखिएगा कि ह्यूमन बॉडी में सलेवरी ग्लैंड में उपस्थित जो एंजाइम्स हैं, सलेवरी एमाइलेज, हम आगे फिर इस पर लिखाएंगे, वो केवल हम लोग के बॉडी में स्टार्च का डाइजेशन कराता है। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि हमारे बॉडी में स्टार्च का डाइजेशन कहाँ होता है, तो बकल कैविटी में। क्योंकि जैसे ही उसके आगे बढ़ता है तो ऑसोफेगस में ज़्यादातर नहीं रहता, बस खाली यहाँ से जैसे ही आगे गया तुरंत जाकर के स्टोमक में वो चला जाता है। तो जब तक माउथ में हमारा फूड रहता है तब तक उसमें से स्टार्च का पाचन होता है। इसलिए कहा जाता है कि चबा के थोड़ा देर रख के खाना चाहिए ताकि उसमें जो स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है, वो आपके बॉडी में लगे। और ये जो स्पेशली हर्बीवोर्स हैं उनका आगे भी स्टार्च का बॉडी में डाइजेशन होता है। ह्यूमन में नहीं सोचिएगा कि हर्बीवोर्स जो शाकाहारी है, नहीं। हाँ, एक बात और शाकाहारी मांसाहारी पे याद आ गई। जितने भी हर्बीवोर्स रहेंगे उसके जो स्मॉल इंटेस्टाइन है बहुत लंबी होती है रिस्पेक्ट टू कार्निवोर्स। जो कार्निवोर्स होते हैं उसके स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लंबाई होती है कम हो जाती है रिस्पेक्ट टू हर्बीवोर्स। यानी हर्बीवोर्स जो होते हैं शाकाहारी होते हैं, उसकी इंटेस्टाइन बड़ी होती है। ऐसा मत समझ लीजिए ह्यूमन में जो शाकाहारी नहीं, अदर एनिमल जैसे काऊ हो गया, गॉट हो गया, उन लोगों में क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी होती है, क्योंकि वो उसको स्टार्च के डाइजेशन में का ज़्यादा बकल कैविटी के आगे भी उसका डाइजेशन होता है। तो क्या हुआ, हम देख रहे थे कि जब स्वेलिंग किए हम लोग तो कहाँ स्टोरेज हो गया, स्टोमक में। इस स्टोमक में 3 प्रकार का एंजाइम्स गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रेट करता है। एक HCl, म्यूकस और प्रोटीन्स को पहचानने का एंजाइम्स। क्लियर? तो ये जो है आपका HCl जो खतरनाक एसिड है आप देख रहे हैं, तो इस HCl से बचने के लिए क्या है कि म्यूकस मेम्ब्रेन बनाता है। तो ये जो ब्लू कलर का हमने स्ट्रक्चर दिखलाया है ना, एक्चुअली ये म्यूकस मेम्ब्रेन है। म्यूकस मेम्ब्रेन, ये म्यूकस मेम्ब्रेन HCl के इफेक्ट से स्टोमक को बचाता है। तो यहाँ से फिर सेकेंड डाइजेशन स्टार्ट आपका स्टोमक से होता है, और जो आगे होते हुए डियोडेनम से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इस डियोडेनम में गॉल ब्लैडर से भी एंजाइम्स आएंगे, इधर से पैनक्रियाज का भी एंजाइम्स
उसमें जाएंगे और फिर धीरे धीरे डाइजेशन होना प्रक्रिया शुरू हो गया। और जितनी भी डाइजेशन की प्रक्रिया होती हैं आपको स्मॉल इंटेस्टाइन तक समाप्त हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन तक के बाद डाइजेशन की कार्य नहीं होती। हालांकि आपको डाइजेशन के साथ साथ एब्जॉर्प्शन का भी काम स्मॉल इंटेस्टाइन में चलता रहता है। तो भाई लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है? तो लार्ज इंटेस्टाइन में याद रखिएगा वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है। इसमें अब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया होंगी लार्ज में, लेकिन डाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होगी, ध्यान रखेंगे। और आगे जाकर के रेक्टम में चला जाता है और यहाँ स्टोरेज होता है कुछ घंटों के लिए। जब हमारा फिलअप हो जाता है मतलब भर जाता है तो हम प्रेशर फिल करते हैं और उसको इफिकेट आउट कर लेते हैं। तो ये था हमारा ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम का एक स्केच। क्लियर? इसका फिजियोलॉजी जो है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि आपका यहाँ स्ट्रक्चर यहाँ तक ही और उसमें हम लोग इस पिक्चर को फिर से देखेंगे, बना करके एक बार और प्रैक्टिस कराएंगे आप लोगों को। और यहीं पे वीडियो मैं अपना समाप्त करता हूँ। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हाँ, और इससे पहले का वीडियो जो नहीं देखे होंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो जा कर के वीडियो देख लें। धन्यवाद।